साथियों, स्वागत है आपका अपने टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो यहाँ पे जो है विश्व इतिहास की जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी जो है सेकंड क्लास होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो हमने करवाया था, फर्स्ट जो क्लास करवाई थी, उसमें आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका नेक्स्ट क्लास लेकर आइए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और आपके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की जो है यहाँ पे 10th से जो बनने वाले क्वेश्चन है क्लास 10th से, वहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम आज अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये क्लास आपकी यहाँ पे आज लास्ट क्लास होने वाली है। तो यहाँ तक की क्लास जो आप लोग करेंगे तो उससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपके जो है 6 to 8 और जो है 9 to 10 और 11 to 12 के जो आपके टीआरई एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो अपने टीचर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद यहाँ पे हम वर्ल्ड पॉलिटी की भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम आज सेकंड क्लास कर रहे हैं अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव की तरह निर्मित हुआ। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में जो रूसी क्रांति है तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो रूसी क्रांति के तहत और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत जो है ये द कामिंटर्न जो है ये साथियों निर्मित हुआ था। आपको बता दें कि कामिंटर्न या थर्ड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का एक साथियों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और द कामिंटर्न का जो है यहाँ पे स्थापना 1919 में जो है सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविकों द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि एक क्वेश्चन से यहाँ पे किस प्रकार से जो रेफरेंस दिया जाता है उसमें आपको जानना जरूरी होता है कि कामिंटर्न की जो है स्थापना 1919 में बोल्शेविकों के द्वारा यहाँ पे की गई थी, जो कि ये इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संगठन है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, देखिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत का समस्याओं का मूलभूत कारण है। देखिए यहाँ पे किसी का कथन है कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किसके द्वारा कथन जो ये कहा गया था, ये निम्नलिखित विकल्प में से किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कथन की बात करें तो इस कथन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा यहाँ पे ये कथन कहा गया था, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न मॉन्टेस्क्यू से है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। मॉन्टेस्क्यू ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी थी। इसमें इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो मध्य शक्तियों का जो विभाजन है उसके बारे में यहाँ पे बातें जो है लिखी थी, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, द स्पिरिट ऑफ लॉज। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। देखिए निर्वाणीकरण का जो मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष में, वो यहाँ पे आपके विकल्प में जो 4 ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के जो अंतर्गत नवीकरणीय था उसमें विस्तारित खेतों की मांग का पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना भी इसमें कारण था।
रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर का मांग का पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना भी था। और यहाँ पे नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना था। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? देखिए आयरलैंड को यहाँ पे जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया। देखिए आयरलैंड की बात करें तो हमारे संविधान में जो है कुछ चीज़ें उधार लाई गई हैं विभिन्न देशों से, तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को धारण किया गया है। या आपकी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो इसको जो है यहाँ पे 1801 में मिलाया गया। आपको बता दें कि 1801 में यूनियन अधिनियम के माध्यम से, कौन से अधिनियम से? यूनियन के माध्यम से यहाँ पे आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। तो 1801 में शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो साथियों यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि एक समाजवादी राजनीतिक और भारतीय स्वतंत्रता की जो दिशा में आंदोलन करता थे। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो कि एक समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है? जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? देखिए मार्को पोलो की बात करें तो मार्को पोलो कहाँ का जो है ये मार्को पोलो कहाँ का जो है यात्री था? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि मार्को पोलो जो था वो कहाँ का निवासी था, जो कि चीन का दौरा जब किया तो वहाँ का शासक कौन था? तो जब वो चीन के दौरे पे निकला था तो उस समय जो चीन का शासक था वो यहाँ पे था कुबलाई खान था, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कुबलाई खान जो था वो चंगेज खां का ये साथियों यहाँ पे पोता था कुबलाई खान। तो ये चीन का शासक था और कुबलाई खान का जो पोता था कुबलाई खान जो चंगेज खां का पोता था, और ये युवान वंश का जो है यहाँ पे संस्थापक था। तो यहाँ से आज से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंगेज खां जो था वो युवान राजवंश का संस्थापक था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? देखिए निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो निम्न विकल्प में से जो पुनर्जागरण काल कहा जाता है ये आपका यहाँ पे 14वीं से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण के अर्थ की बात करें तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म होता है, और यूरोपीय इतिहास में 14वीं से 16वीं शताब्दी को जो है यहाँ पे पुनर्जागरण की अवधि से संदर्भित किया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या रहेगा? अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? देखिए पुनर्जागरण काल का जो माइकल एंजेलो था वो यहाँ पे आपको बता दें वो था माइकल एंजेलो, जो पुनर्जागरण के दौरान एक उल्लेखनीय इतावली चित्रकार था। ये इतावली चित्रकार और वास्तुकार था और कवि भी था। देखिए निम्न विकल्प में से जो आपका दिया गया वो चित्रकार था। तो पुनर्जागरण काल का जो माइकल एंजेलो था वो चित्रकार भी था, कवि भी था और वास्तुकार भी था। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि माइकल एंजेलो चित्रकारी के साथ साथ ये आपका वास्तुकार भी था और कवि भी था। तो इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा जो अगला प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी
डिकोर्स ऑन इनक्वालिटी सेकेंड डिकोर्स किसने लिखी? तो डिकोर्स इन इनक्वालिटी जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी, किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये जीन जैक्स रूसो की है। किसकी है? ये है जीन जैक्स रूसो की है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक और एक फ्रांसीसी राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने ये पुस्तक डिकोर्स ऑन इनक्वालिटी जो है पुस्तक लिखी थी। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके जो लेखक थे वो रूसो थे, जीन जैक रूसो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशिकरण जो है यहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो जो यूरोपीय देश ने जो भौगोलिक खोज की, जिस प्रथा चली थी, उसमें एक कंपटीशन चला था कि सबसे पहले कौन जो है देशों को खोजता है। तो उनमें से जो पुर्तगाली थे और स्पेनिश थे, पुर्तगाली और स्पेनिश में जो है कंपटीशन चलता था कि सबसे पहले कौन जो है यहाँ पे देशों को खोजने का कार्य करता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्या प्रश्न रहेगा, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? देखिए, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का जो परंपरागत मत है वो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक कारण भी है, नए क्षेत्रों की खोज का भी कारण है, ईसाई धर्म का प्रचार करना है। क्योंकि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली और स्पेनिश, पुर्तगाली के साथ स्पेनिश जो थे, उनमें जो रीजन था खोज का, जो कि विभिन्न देशों की खोज, जैसे कोलंबस के द्वारा अमेरिका खोजा गया, वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई, ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की गई थी। तो तमाम ऐसे इसका कारण था कि जो आर्थिक रूप से मजबूती आए, निर्यात करेंगे, आयात करेंगे, नए देश, नए क्षेत्रों की खोज करेंगे और अपने धर्म का यहाँ पे प्रचार करेंगे। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है ग्रेट डिप्रेशन महामंदी डैश का काल था? देखिए, जो ग्रेट डिप्रेशन था, महामंदी का काल, वो यहाँ पे आपका क्या था? इस दिए गए क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो जो ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था वो एक आर्थिक समस्या थी, क्योंकि महामंदी का जो आर्थिक संकट का दौर था ये आपके 1929 में शुरू हुआ और लगभग ये 1939 तक चला था। तो इसको आप लोग को जानना जरूरी है कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 से प्रारंभ होकर लगभग 1939 तक चला, लगभग 10 वर्षों तक ये महामंदी का दौर चला था। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या रहेगा? देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? देखिए, छपाई जो मुद्रण का कार्य है सर्वप्रथम वो किस देश में हुआ? तो मुद्रण का कार्य सर्वप्रथम ये आपके चीन देश में हुआ था। सॉरी साथियों, आपके नहीं, मतलब चीन देश में हुआ था, ऐसा कहना उचित नहीं है कि आपकी। चीन देश में इसका प्रारंभ साथियों यहाँ पे 7वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, जिसके तांग राजवंश के दौरान। कौन सा राजवंश था उस समय जब छपाई का कार्य हुआ? तो तांग राजवंश। आपसे पूछा जा सकता है कि चीन में जब मुद्रण कार्य या छपाई की तकनीक का शुरुआत हुआ तो वहाँ कौन सा राजवंश का राजा था? तो तांग राजवंश के जो है वहाँ पे शासन चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में जो कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना हुई वो आपके सेठ हुकुमचंद के द्वारा की गई, जो कि एक मारवाड़ी, कौन था ये? मारवाड़ी व्यवसायिक था। तो सेठ हुकुमचंद के द्वारा जो है यहाँ पे सर्वप्रथम जो है जूट मिल की स्थापना की गई। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या रहेगा देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि होम चार्जेस क्या है? देखिए, होम चार्जेस क्या है? ये निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि होम चार्जेस क्या है। आप लोग यहाँ पे विकल्प देख लेंगे। भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज। आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण। अगला है कि ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। तो इन विकल्पों में से हमारा ऑप्शन
4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। होम चार्जेस की हिंदी में बात करें तो जिसे हम गृह शुल्क के नाम से भी जानते हैं। तो गृह शुल्क का तात्पर्य है कि भारत की ओर से जो इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए खर्च हैं उसको गृह शुल्क के मुख्य घटक थे। तो निम्न विकल्पों में से सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं, इनके द्वारा ये ऋण जो है लिए जाते थे, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी इन इज टाइम एंड आवर्स लिखी गई। तो गांधी इन इज टाइम्स एंड आवर्स किसके द्वारा लिखी गई, इन विकल्पों में आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई ये डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो पुस्तक थी ये पुस्तक 2003 में जो है परमानेंट ब्लैक प्रकाशित की गई, परमानेंट ब्लैक द्वारा। किसके द्वारा, परमानेंट ब्लैक द्वारा ये जो है ये प्रकाशित की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी इन इज टाइम एंड आवर्स की जो परमानेंट ब्लैक द्वारा स्थापना या प्रकाशित की गई, ये कब की गई, तो 2003 में की गई। ये तो यहाँ पे डेविस हार्डीमैन के द्वारा ये लिखी गई थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आपके PYQ जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है TRE1, TRE2, TRE3 में पूछे गए। उम्मीद करते हैं कि ये आपके प्रैक्टिस जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए जो कि इसकी तैयारी में लगे हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे, यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें जो है वर्ल्ड पॉलिटी की भी क्लास चाहिए PYQ की, तो ये हम लेकर आएंगे। आप लोग को कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।